हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी वाले चैनल में। और होपफुली आप सभी लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हर बार मैं यही कहता हूँ, इस बार भी यही कह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किए बगैर अगर आप मेंस एग्जाम में जाते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके 5 से 6 क्वेश्चन तक छूट सकते हैं। तो बस हमें क्या करना है कि किसी तरीके से पेपर पूरा हो और उसी फ्रेमवर्क में लिखा गया हो जैसा कि आयोग को चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। घड़ी देखकर आंसर लिखने हैं। अगर 100 वर्ड का आंसर है तो इट शुड नॉट टेक मोर देन 6 to 7 मिनट्स, और अगर 150 का है नॉट मोर देन 8 to 9 मिनट्स। अगर हम ऐसा कर सके तो समझ लीजिए कि आप पेपर पूरा कर लेंगे। और पेपर पूरा करने के लिए कम से कम प्रैक्टिस तो चाहिए ही, साथ ही साथ आपके पास कंटेंट भी चाहिए आपके दिमाग में, ताकि वहाँ पेन चलने में कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल माकूल समय है हमारे पास। निरंतर आप पढ़ाई करते रहिए, हमसे जुड़े भी रहिए और अपनी गतिविधियों में भी लगे रहिए जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पेपर 2 में, है ना, सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन कारण उत्पन्न विषय। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्पष्ट रूप से यही बात आपके सिलेबस में दी गई है। तो इस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स हमको कवर कर लेने चाहिए, उससे पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक ऐसे देश की जो एक कल्याणकारी देश है। तो भारत एक कैसा, एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को समेटे हुए है, जिसकी छाप हमको इसके डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नज़र आती है। ओके, तो हम उन्हीं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे जो 1950 से लेकर अब तक विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर चलाई गई, और कुछ पुराने कार्यक्रम को नए कार्यक्रम में मर्ज कर दिया गया, ठीक है, नए नाम से। और कल्याणकारी योजनाएं मौजूदा सरकार भी अलग अलग नामों से या नए इनिशिएटिव्स उसके लिए चला रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जिसको हम सोशल सेक्टर कह सकते हैं। वो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या योजनाएं सरकार की, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में है, एजुकेशन पे है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को डिनोट कर रही हैं, गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ को, जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को पूरा करती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस संबंध में पॉइंट नंबर 10 में हमें क्या क्या कवर कर लेना चाहिए। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट एन इक्वल सोशल स्ट्रक्चर बाय गारंटीइंग द पॉपुलस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। प्रेमबल आपने पढ़ा होगा, प्रस्तावना, उसमें इस प्रकार की बातों को लिखा गया है। साथ ही साथ जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना वाली बात है वो आपको डीपीएसपी में भी नजर आती है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अब हम देखेंगे, दो पार्ट में देख लेंगे इसको। जब भारत आज़ाद हुआ था तो तुरंत तो उसका संविधान तैयार हो नहीं गया था, 3 साल और लग गए थे उसको होते होते। तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और उसके बाद हमारे पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल मौजूद है संविधान के रूप में, और सरकार फिर उसको आधार मानकर आगे बढ़ती है और कई सारी योजनाएं लागू करनी शुरू करती है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट अडॉप्टेड वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। तो आज़ादी के उपरांत तत्कालीन भारत सरकार ने इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक विकास के लिए, और कह सकते हैं कि भारत को उन्नत बनाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए थे। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द मिक्स इकोनॉमी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फाइन, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। साथ में आप देखेंगे कि आज़ाद जब होता है भारत तो तुरंत ही हमको लैंड रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क रहा होगा उसको कंप्लीट करना। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1960 के दशक में जब हम पहुंचते हैं तो कई कारणों से जो हमारी 3 पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी फेल हो जाती है कई कारणों से, है ना, सीरीज ऑफ क्राइसिस वाज देयर। और सबसे बड़ा संकट तो उत्पन्न होता है खाद्य संकट। तो उससे निपटने के लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसा प्रोग्राम शुरू किया, तो उसको हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में जोड़ सकते हैं। डेवलपमेंटल प्रोग्राम और कई सारे विकास कार्यक्रम, आधारभूत जो ढांचे हैं उन पर भी काम किया गया।
ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और मजबूत किया गया। ठीक है, नो डाउट ब्रिटिश के हम लंबे समय तक गुलाम रहे, लेकिन एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमको ब्रिटिश के द्वारा मिला भी था जिसको हमने आगे बढ़ाया। तो उसमें रेलवेज को हम जोड़ देख सकते हैं कि भारत सरकार ने उसके आगे और कौन कौन से कार्यक्रम उसी में जारी किए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट नंबर 10 को समझने के लिए कम से कम हमारे पास ये बैकग्राउंड होना चाहिए, और मुझे लगता नहीं कि इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगी, बात सब समझ में आ रही है। ठीक है, आपको बस उस फ्रेमवर्क का ध्यान रखना है जिसमें आपको आंसर लिखना है। ओके, सेक्टोरल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन रिसेंट ईयर्स, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है, और हाल ही के समय में जो जो नीतियां लाई गई हैं वे किस प्रकार से चल रही हैं, और क्या कोई पुराने कार्यक्रम नए कार्यक्रम में मर्ज कर लिए गए हैं, सबस्यूम कर लिए गए हैं, ये सारी बातें आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स या पॉलिसीज़ के दौरान समझ में आती हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि जैसे सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में हम देखेंगे एजुकेशन यानी कि शिक्षा है, रूरल रोड्स यानी कि ग्रामीण सड़क, हाउसिंग, सैनिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग इन अर्बन एरियाज, सैनिटेशन, सीवेज वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे 1950 से लेकर अब तक सभी सरकारों ने इन सभी कामों को नए नए नाम देकर स्टार्ट किया था। लेकिन हम देख सकते हैं अब कि जो मौजूदा सरकार है उसने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है वो एक रिवॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आजकल जितने भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कूड़े का जो डिस्पोजल है उसके मैनेजमेंट में काफ़ी कह सकते हैं कि सुधार देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। तो ये रीसेंट गवर्नमेंट का जो विजन है वो हमको इस प्रोग्राम में दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौजूदा सरकार ने ही इन सब चीज़ों को शुरू किया है, नहीं, ये पहले से ही चल रहा था, बस उसको थोड़ा सा त्वरित कर दिया है, लोगों तक पहुंचाया है। ठीक है, तो इन सब संबंध में जो जो प्रोग्राम्स अब तक चलाए गए हैं 1950 से लेकर अब तक 1980 तक, और फिर 1990 में जब हमने 8th 5 ईयर प्लान देखा और किस तरीके से भारत का विकास जो 40 सालों में नहीं हो पाया था, उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जब हमने LPG वाली पॉलिसी को अपनाया था, लिबरलाइजेशन है ना, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को, तब हम देखते हैं कि भारत तेजी से विकास करने वाले देशों में शामिल हो जाता है। और आज भारत की स्थिति हम देख सकते हैं कि काफ़ी मजबूत स्थिति में है, और भारत को विश्व एक उम्मीद की निगाहों से देखता है, चाहे फिर उसमें डेवलप्ड कंट्रीज ही क्यों ना हो, जैसे कि अमेरिका है और कई सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, भारत के साथ व्यापार की साझेदारी को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया एट द सेम टाइम इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इन वजहों से मेजर गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इन हेल्थ सेक्टर, इसी प्रकार से कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना तब तक पूरी नहीं मानी जा सकती जब तक कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर कोई सरकार कोई कार्यक्रम नहीं कर रही है। तो नेशनल हेल्थ मिशन का नाम आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसके बारे में फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, कब से इसकी शुरुआत करी गई थी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम, आप देखते ही होंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन्स जो हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है वैक्सीनेशन की, है ना, जन्म देने वाली माता के लिए भी और शिशु के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगभग आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगा, कुछ एक वैक्सीन्स को छोड़ के। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसका लाभ मिडिल क्लास वाले लोग भी लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कि कितने महंगे वैक्सीन्स होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट के इन प्रोग्राम्स में शामिल होना चाहिए, और आम लोगों को भी जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम आप जानते ही हैं, हो सकता है कि 50 वर्ड्स में यही क्वेश्चन आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट इन द आयुष्मान भारत। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे? आयुष्मान भारत की शुरुआत 2018 में की गई, फिर उसके क्या दिखाएंगे कि उसके एम क्या है, पर्पस क्या है आयुष्मान भारत का। यही है ना कि उनको फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करी जाए, इतनी कवरेज दे दी जाए उनको ताकि उनको गंभीर बीमारी की इलाज के लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो इस प्रकार की गारंटी आपको आयुष्मान भारत कार्यक्रम से जुड़ के मिलती है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है,
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के द्वारा, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है, अब क्योंकि ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट की हैं, तो अगर इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट की साइट्स में जाकर पढ़ा जाए तो सबसे उत्तम कार्य माना जाएगा। लेकिन हमारे पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो हम लोगों ने इसको कंसोलिडेट करके अपना कंटेंट तैयार कर रखा है। और जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे कंटेंट में है वो समझ लीजिए कि सरकारी वेबसाइट से ली गई है, तो उस पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। एक बुक और सजेस्ट कर सकता हूँ मैं, जो आपको पढ़ लेनी चाहिए अगर आपके समय है, वो है इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक में आपको इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी, एजुकेशन, है ना, हेल्थ सेक्टर के संबंध में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन काफ़ी बल्कि बुक है, टाइम टेकिंग है, अपने बगल में रख लीजिए उसको, लेकिन आप शॉर्ट में देखने की कोशिश कीजिएगा उसको, ठीक है। टाइम टेकिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है और पढ़ना पड़ेगा हमको, ओके। इसी तरीके से देखिए, एजुकेशन सेक्टर में भी भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखिए किसका है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आप जानते ही हैं, 2009 का है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देनी अनिवार्य है, तो ये बच्चों का मौलिक अधिकार है। साथ ही साथ अभिभावकों की, यानी कि जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी ड्यूटी है। और डीपीएसपी में भी इसको शामिल किया गया है, एजुकेशन को। इस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में घोषित की गई थी, वो NEP कहते हैं, 1986 के बाद 2020 में घोषित की गई है, तो इसके प्रोविजंस लिखने को आ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को पढ़ने के दौरान कम से कम जो मैंने यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लीजिएगा कि व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी adopted by न्यू गवर्नमेंट, दिस मोदी गवर्नमेंट, राइट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ दिस एजुकेशन पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान आप जानते हैं 2001 का है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से इसको शुरू किया गया था, अभी भी चल रहा है। मौजूदा क्या स्थिति है पढ़ेंगे तब पता चलेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको और पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी ये मैंने खाली 3 एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन खाली 3 एग्जाम्पल ही नहीं है, और भी कई सारे हैं। तो हो सके तो एजुकेशन वाले सेक्टर में सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से देख लेंगे रूरल डेवलपमेंट में क्या कोई प्रोग्राम सरकार चलाती है, क्या कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल चल रहा है। रूरल एरियाज को ध्यान में रखकर ही तो अधिकतर प्रोग्राम बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारी अधिकतर आबादी 67% लगभग कहाँ रह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही तो रह रही है। मनरेगा को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं भैया। ये एक ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जाने वाला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, कानून के रूप में है, ठीक है। कितने जिलों में फैला हुआ है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक रीडिंग मारेंगे समझ में आ जाएगी बात। 2005 से चल रहा है, बाद में इसका नाम पहले नरेगा था, फिर मनरेगा कर दिया गया। वर्तमान में हर साल बजट में अच्छी खासी राशि इसमें प्रदान की जाती है। सो मैनी थिंग्स आर देयर। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY पे शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई, है ना। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आप जान ही रहे हैं। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आप। सारी बातें हमारे कंटेंट में दी गई हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के। तो अगर आपको समय बचाना है और एक ही जगह कंसोलिडेटेड मटेरियल चाहिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके साथ है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देखेंगे, ओके। इस पॉइंट को तैयार करने में मेरे ख्याल से एक 10वां नंबर का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ये GS2 का, इस पॉइंट को तैयार करने में पूरा अगर पढ़ने बैठे हैं एक रीडिंग के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे आपको चाहिए, अगर आपको बिल्कुल फटाफट रिवीजन करना है तो। अधिकतर टाइम किस में बीतना चाहिए, लिखने में। अर्बन डेवलपमेंट में भी क्या योजना चलती है, ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन, ये चलाया गया था 2005 में, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 में। अमरूद का नाम सुना होगा आपने, अटल मिशन रूरल वाला सुना होगा आपने, 2015 का है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 का, काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी उम्मीदों वाला मिशन था ये। वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है जरूर देख लीजिएगा कि ये सरकार का जो मिशन था स्मार्ट सिटी वाला, वो अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाया है। इसी प्रकार से सरकार स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास योजनाएं भी चलाती है। मौजूदा सरकार ने भी कई सारी योजनाएं चलाई हैं इसमें। देखिए, स्किल इंडिया मिशन का नाम सुना होगा आपने। नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड क्रिएट भी किया गया उसके लिए।
पीएम कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम, चलो वही चीज़ हो गई। तो ये सारे है ना, हुनर प्रोग्राम भी चलाया गया था कश्मीर वाले क्षेत्र में। इसके साथ साथ राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर प्रोग्राम चलाती हैं। उत्तराखंड के कुछ ऐसे अगर प्रोग्राम आपको नज़र आ रहे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी का मतलब यह है कि एक खास उम्र बीत जाने के बाद अपना जीवन यापन करने के लिए आपके पास इतनी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए कि आपको किसी दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध नजर आती है। जब हमको पता चलता है उन्होंने क्या चला रखा है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के प्रोविजंस क्या हैं? NAA तो नहीं होना चाहिए, ये होगा, चलो इसको मैं काट देता हूँ, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। NPS का नाम सुना होगा आपने, नेशनल पेंशन स्कीम। ये NAA नहीं है, ये क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम का नाम सुना होगा आपने। उसको भी देख लीजिएगा कि क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इन सभी प्रोग्राम्स को आप किस में शामिल कर सकते हैं? सोशल सिक्योरिटी वाले प्रोग्राम में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोग्राम किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। पीएम कौशल विकास योजना किसके अंतर्गत आएगा? स्किल डेवलपमेंट में। स्मार्ट सिटी मिशन किस में आएगा? अर्बन डेवलपमेंट में। सोशल सिक्योरिटी किस में, मतलब ये NOAPS, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम प्रोग्राम किस में शामिल किया जाएगा? सोशल सिक्योरिटी में, यानी कि सामाजिक सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो देख रहे हैं भारत सरकार को कितने काम करने पड़ते हैं अपनी जनता के लिए। इसी प्रकार स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, पीएम विकास योजना, चलिए तो हम कर चुके हैं। ये सारे तो हैं क्या, प्रोग्राम्स जो भारत सरकार चलाती रहती है। लेकिन भारत सरकार के समक्ष भी कई सारी चुनौतियां आती हैं इन सभी प्रोग्राम को लागू करने में। तो इस 10th वाले पॉइंट में एक दूसरा टॉपिक निकल के आ रहा है, वो है इश्यूज एंड चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार ने योजना तो बना दी, अब जिस वर्ग के लिए योजना बनाई गई है उस वर्ग तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है, अर्थात उसका क्रियान्वयन करना आसान नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। और इसी संबंध में भारत सरकार को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टॉपिक का जो ये वाला पॉइंट है, इस चीज को मैं आपके लिए छोड़ देता हूं और एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, हम उसको समझते हैं कि इस टॉपिक नंबर 10 से किस प्रकार से कोई क्वेश्चन पहले आया है या नहीं। तो सवाल है यूपीएससी का, बहुत पहले आया था क्वेश्चन, कि भारत सरकार ने 1950 से लेकर अब तक कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए हैं, कई सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए हैं। बावजूद उसके भी भारत में गरीबी खत्म नहीं हुई है। स्पष्ट कीजिए या कारण बताइए। दैट व्हाई पॉवर्टी इज स्टिल is one of the important issues, that even after so much poverty eradication program by various government till now, why the poverty is not completely eradicated? completely क्या, बहुत बड़े स्तर पर भी अभी गरीबी बची हुई है, इतना आसान नहीं है मामला। तो उसमें आपको अगर 150 शब्द लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखिएगा? तो उसमें ये सारी बातें आपको लिखनी होगी कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, कई सारी योजना बनाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसका होना काफ़ी ज़रूरी है। जो पॉलिसी बनाई है सरकार ने वो कितनी इच्छा से लागू की जा रही है, कितने जोश से, कितने एंथुसियाज्म से, ये तय करता है कि वो योजना सफल होगी या नहीं। तो उसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, यस बिल्कुल है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है कि गवर्नमेंट क्या उसकी मॉनिटरिंग कर रही है या नहीं। जो पॉलिसी की घोषणा कर दी प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्रियों ने, क्या उसको मॉनिटर कर रही है, क्या उसको ट्रैक कर रही है सही समय पे? तो इसका जवाब है हाँ और ना दोनों। ठीक है, हो सकता है सरकार कर रही हो, लेकिन जिस एजेंसी से उसको लागू करवाना है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम देख सकते हैं कि जो उसमें मेन जो है आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके थ्रू ये योजना लोगों तक पहुंचती है, वो कितनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इसलिए इनका रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ द पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटिंग एट द ग्राउंड लेवल और नॉट।
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स। इनको भी ये काम सौंपा गया है कि भैया आपको ये योजना लागू करनी है, सही ढंग से लागू करनी है। पेपर वर्क में फंस के रह जाती है कभी कभी सरकार, और हम देख सकते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है मामला कि जिस उद्देश्य से योजना बनाई गई थी वो सच में लागू नहीं हो पाती और 10-15% की आबादी तक ही लाभ पहुंच पाता है। तीसरी बात, भारत की जो सामाजिक स्थिति यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर है भारत का, सोशल स्ट्रक्चर यानी कि जो सामाजिक ढांचा है, ये भी काफी जटिल है भाई। ठीक है, सामाजिक ढांचा बहुत ही जटिल है, बहुत ही कंजर्वेटिव है, क्योंकि जिस वर्ग को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा रही है वो दरअसल वो काफी पिछड़ा वर्ग है, और इन पिछड़े वर्गों को मॉडर्नाइज होने के लिए कम से कम उनको लिटरेट करना जरूरी है। और कुछ लोग तो उस आवरण से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम से उनको कोई मतलब नहीं है, तो वो अपने ही जीवन शैली में वैसे ही बने रहते हैं जैसे कि वो पहले से बने रहते थे, कोई सुधार नहीं चाहते। एक खास किस्म का उन्होंने क्या क्रिएट कर लिया होता है, एक कंफर्ट जोन, उससे बाहर नहीं आना चाहते। वो मान लेते हैं इस बात को कि हमारी तो ये नियति है गरीब रहना। तो ये जो इच्छा शक्ति लोगों के अंदर भी है, वो अगर नहीं है तो भी विकास के मार्ग में बाधा का काम कर सकता है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो इच्छा शक्ति रखते हैं, और इन्हीं गरीबों में से कुछ लोग अमीर बन जाते हैं योजनाओं का लाभ उठाकर, एग्जाम पास करके। सो मैनी थिंग्स आर देयर। ओके, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स गिनवा के आप 150 शब्द का अगर क्वेश्चन आता है तो 150 शब्द लिख सकते हैं, और 100 वर्ड्स में भी इस आंसर को दिया जा सकता है। ठीक है, तो होपफुली मेरे को लग रहा है ऐसा कि 10th पॉइंट ऐसा कोई चैलेंज आपके लिए नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि पढ़ के चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसमें, लगभग 4-5 घंटे की आपको सेटिंग लगानी पड़ेगी इसमें, और मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ, और रिवीजन करते रहिए, अपना आंसर राइटिंग करिए, कम से कम 3 घंटे लिखिए रोज रोज। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।